Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं कृष्णा पंडित और आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। एमपी रिपोर्ट न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई। संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से पहली बार संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश में विभिन्न क्षेत्रों में हो रही प्रगति और समावेशी विकास के विश्व पटल पर भारत की साख बढ़ी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार के लगभग 9 वर्ष में भारत की जनता ने अनेक सकारात्मक परिवर्तन पहली बार देखे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि आज हर भारतीय का आत्मविश्वास शीर्ष पर है और दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए संकट के समय में भारत दुनिया के अन्य देशों की मदद के लिए आगे आ रहा है। भारत विभाजित दुनिया को जोड़ने का काम कर रहा है और दुनिया का सप्लाई चेन पर से उठा भरोसा लौट रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गरीबी हटाओ अब सिर्फ एक नारा ही नहीं रह गया है। उनकी सरकार गरीबों की समस्याओं के स्थायी समाधान और उन्हें सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने अपने प्रयासों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की आकांक्षाओं को जगाया है। ये वही वर्ग है जो कि विकास के लाभ से सबसे अधिक वंचित था। साथ ही उन्होंने कहा कि आदिवासी गौरव के लिए सरकार ने अभूतपूर्व फैसले लिए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आज़ादी के अमृत काल में देश पंच प्रणों को प्रेरणा से आगे बढ़ रहा है। गुलामी के हर निशान, हर मानसिकता से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। राष्ट्रपति ने भ्रष्टाचार को लोकतंत्र और सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ लगातार लड़ाई और ईमानदारी को सम्मान देते हुए प्रयास जारी है। 27 लाख करोड़ रुपए पारदर्शी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए गए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि हमें 2047 तक ऐसा भारत बनाना है जिसमें अतीत का गौरव और आधुनिकता के स्वर्णिम अध्याय हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में दुनिया की निगाहें भारत के बजट पर हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का एकमात्र ध्येय भारत प्रथम, नागरिक प्रथम है। संसद के बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश का बजट आम नागरिकों की आकांक्षाओं और आशाओं को पूर्ण करने का प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र में विपक्ष से तकरार की अपेक्षा के साथ ही तकरीर की भी अपेक्षा रखी। उन्होंने विपक्ष से संसद की चर्चा में भागीदार बनने और अपने अनुभवों और बारीक नजर से सत्र में अमृत निकालने की अपील की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-2023 का आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश किया। वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए वित्तीय लेखा जोखा सदन के पटल पर रखा। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक देश की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2023-2024 में चालू वित्त वर्ष के 7% की तुलना में 6.5% रहने का अनुमान है। हालांकि वित्त वर्ष 2021-2022 में आर्थिक वृद्धि दर 8.7% रही थी। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वेक्षण के अनुसार मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 6% से नीचे है और थोक मूल्य वृद्धि 5% के नीचे के स्तर पर है। आर्थिक सर्वेक्षण पर मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि पिछले 8 साल में भारत ने जिस तरह से सुधार अपनाए हैं उससे अगले दशक में देश का प्रदर्शन बेहतर रहेगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि अर्थव्यवस्था की रिकवरी पूरी हो गई है। नॉन बैंकिंग और कॉरपोरेट क्षेत्र में अब बैलेंस शीट अच्छी स्थिति में है। हमें अब महामारी से उबरने की बात नहीं करनी है, अब हमें अगले चरण की ओर देखना है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने आर्थिक सर्वेक्षण को समझाते हुए कहा कि सरकार 6.4% राजकोषीय घाटे की दिशा में आगे बढ़ रही है। अप्रैल से नवंबर 2022 तक सकल कर राजस्व में 15.5% की वृद्धि हुई है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि निजी क्षेत्र में निवेश बढ़ने और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में फिर से गतिविधियां शुरू होने से गांव से शहर आने वाले कामगारों को रोजगार मिल रहा है। आने वाले समय में रोजगार के मोर्चे पर तस्वीर बेहतर होगी। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि कृषि क्षेत्र में निजी निवेश 9.3% तक पहुंचा है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि कृषि क्षेत्र में मजबूत वृद्धि देखने को मिल रही है। इसका श्रेय सरकार की नीति को जाता है।
मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 21.3 अरब डॉलर था, जो कि वित्तीय वर्ष 2021 में 76% अधिक था। भारतीय फार्मास्यूटिकल निर्यात ने वित्त वर्ष 2021 में 24% की बढ़ोतरी दर्ज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में आज पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023 को भारत के विकास परिदृश्य का व्यापक विश्लेषण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस सर्वेक्षण में विशेष रूप से भारत के प्रति दुनिया के आशावादी दृष्टिकोण, बुनियादी ढांचे, कृषि, उद्योग में वृद्धि और भविष्य में संभावनाओं वाले क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। संसद में बजट सत्र के पहले दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई। बैठक में सभी दलों के नेताओं ने सदन के सुचारू संचालन का भरोसा दिया। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष को विषयों पर सार्थक और सकारात्मक चर्चा के लिए आश्वस्त किया। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आम आदमी पार्टी और भारत राष्ट्र समिति द्वारा बहिष्कार को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इन दलों ने संसदीय परंपरा का अपमान किया है। संसद में कल बजट पेश करने से पूर्व आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी टीम के साथ बजट को अंतिम रूप दिया। इस मौके पर वित्त राज्य मंत्री एवं मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुई। कार्यक्रम का विषय सशक्त नारी सशक्त भारत है। इसका उद्देश्य उन महिलाओं की गाथाओं को याद करना और उनका जश्न मनाना है जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया और अलग छाप छोड़ी। राष्ट्रपति ने कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल सामाजिक न्याय का मुद्दा नहीं है, यह आर्थिक अनिवार्यता भी है। कार्यबल में महिलाओं की कम भागीदारी हमारे देश के संपूर्ण विकास में बड़ी बाधा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आज 21वीं सदी में लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति को बदलना केवल सरकार की ही नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस समारोह के मौके पर आयोजित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। भारत जर्मनी संसदीय मैत्री समूह का एक प्रतिनिधिमंडल आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिला। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। चुनाव आयोग ने आज नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी। चुनाव अधिकारियों ने बताया कि अधिसूचना जारी होने के साथ ही उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारियों के पास जमा कर सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में योगदान देने के लिए हाल में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स ने लंदन में लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया। भारत जोड़ो यात्रा का 30 जनवरी को समापन होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज दिल्ली स्थित अपने आवास पर लौट आए। राहुल गांधी के दिल्ली पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं ने और समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज नई दिल्ली में 26 जनवरी को निकली सभी झांकियों में से उत्तराखंड को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की झांकी को क्रमशः द्वितीय और तृतीय स्थान मिला। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि गणतंत्र दिवस परेड में इस बार एक से बढ़कर एक झांकियां देखने को मिली जो पहले कभी नहीं देखने को मिली। किसी भी झांकी को कम करके नहीं आंका जा सकता। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं और गतिविधियों के वर्ष की शुरुआत करते हुए विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल की शुरुआत की और इसके लोगों का अनावरण किया। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि इस साल 1 लाख से अधिक विदेशी प्रतिनिधि भारत आएंगे और उन्हें स्मारकों और त्योहारों सहित भारत की सांस्कृतिक पहलुओं से प्रदर्शित किया जाएगा। G20 के प्रत्येक विदेशी प्रतिनिधि भारत की संस्कृति, विरासत और पर्यटन स्थानों पर ब्रांड एम्बेसडर होंगे। उत्तर प्रदेश ने 75 लाख से अधिक नल कनेक्शन देने वाले 4 राज्यों में स्थान बनाते हुए नया कीर्तिमान हासिल किया है। योगी सरकार की इस बड़ी उपलब्धि को नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने मंगलवार को हर घर जल 75 लाख नल समारोह को उत्सव के साथ मनाया। ओडिशा पुलिस ने स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास की हत्या मामले में अपनी प्राथमिकी में कहा कि आरोपी सहायक उप निरीक्षक गोपाल दास की मंत्री की हत्या करने की स्पष्ट मंशा थी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने ऐलान किया कि राज्य की अगली राजधानी विशाखापट्टनम होगी। इससे पहले 23 अप्रैल 2015 को चंद्रबाबू नायडू की तेदेपा सरकार ने अमरावती को आंध्र प्रदेश की अगली राजधानी घोषित किया था। नेपाल के जनकपुर से 2 ट्रक में लाई जा रही शालिग्राम शिलाएं आज शाम उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद पहुंची।
यूपी बिहार सीमा पर स्थित कुशीनगर जिले में इनके प्रवेश पर भव्य स्वागत किया गया। लखनऊ में बादशाह नगर में एसएस कॉम्प्लेक्स की पहली मंजिल पर स्थित ई रिक्शा चार्जिंग सेंटर में आग लगने की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि आईपीसी की धारा 497 को निरस्त करने यानी व्यभिचार को अपराध के दायरे से बाहर करने के फैसले का असर सेना पर नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि व्यभिचार के दोषी अधिकारी को सजा देने से सेना को नहीं रोका जा सकता। पीएम केयर फंड को आरटीआई के दायरे में लाने की मांग पर पीएमओ ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपने पुराने रुख को दोहराया है। पीएमओ ने कहा है कि पीएम केयर फंड कोई सरकार का फंड नहीं है, इसे सूचना के अधिकार के तहत नहीं लाया जा सकता। ईडब्ल्यूएस आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वे मामले में 3 जजों की पीठ का गठन कर सुनवाई की तारीख तय करेंगे। याचिकाकर्ता के जल्द सुनवाई की मांग पर कोर्ट ने जजों की कमी का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 31 जनवरी तक अतिक्रमण हटाने के नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता को राहत देते हैं तो इसका असर पूरे जम्मू कश्मीर पर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन के एक मामले में गाजियाबाद में एक विशेष अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली पत्रकार राना अयूब की याचिका पर फैसला मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने लड़के और लड़कियों दोनों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र एक समान करने का अनुरोध करने वाली याचिका आज सुप्रीम कोर्ट के पास भेज दी। गांधीनगर की सत्र अदालत ने स्वयंभू संत आसाराम को एक शिष्या के साथ दुष्कर्म के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में आसाराम पर 23,000 का जुर्माना भी लगाया है। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने तमिलनाडु के मंदिरों के नाम पर चलाए जा रहे अनाधिकारिक, अवैध और फर्जी वेबसाइट को बंद करने के लिए उचित कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट में बदसलूकी और दुर्व्यवहार के आरोपी शंकर मिश्रा को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी। अदालत ने आरोपी मिश्रा को 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी। गुजरात के मोरबी पुलिस हादसा मामले में आरोपी ओरेवा ग्रुप के प्रबंध निदेशक जयसुख पटेल ने आज मोरबी में सीजीएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। जयसुख पटेल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। केंद्रीय बजट से पहले आज शेयर बाजार हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 0.8% यानी 49.49 अंक बढ़कर 59,549.90 के स्तर पर बंद हुआ। 50 शेयरों वाले निफ्टी में 13.2 अंक यानी 0.07% की तेजी के साथ 17,662.15 पर बंद हुआ। वर्ष 2022-2023 की आर्थिक समीक्षा में देश का निर्यात सुस्त रहने और चालू खाते का घाटा बढ़ने का अनुमान लगाए जाने के बाद रुपए पर दबाव कायम हो गया और अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में आज अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया 41 पैसे लुढ़क कर 81.93 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। 8 कोर उद्योगों में दिसंबर महीने में 7.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले साल यानी 2021 के दिसंबर माह में यह वृद्धि 4.1% दर्ज की गई थी। भारत में सोने की मांग की कीमत में तेज वृद्धि के बावजूद जुझारू स्थिति बनी हुई है। 2022 में ये 2.92% की मामूली गिरावट के साथ 774 टन रही। विश्व स्वर्ण परिषद ने एक जारी रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। 2021 में सोने की कुल मांग 797.3 टन थी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज वर्चुअल माध्यम से क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत जमशेदपुर और कोलकाता के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया। इस अवसर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह सेवा इन 2 प्रमुख शहरों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगी। पेट्रोल पंप पर स्थिर कीमतों, उच्च लागत और विदेशी विनिमय में घाटे के कारण इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तीसरी तिमाही में लाभ में 92.4% की कमी दर्ज की गई। रिलायंस जियो ने मंगलवार को 13 राज्यों के 34 शहरों में 5G सेवाओं की शुरुआत की घोषणा की। इसके साथ ही जियो शू 5G नेटवर्क से जुड़ने वाले शहरों की संख्या 225 तक पहुंच गई है। अडानी समूह की प्रमुख कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज के एफपीओ को पूर्ण अभिधान मिल गया है। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ को मंगलवार को बिक्री के आखिरी दिन गैर खुदरा निवेशकों का समर्थन मिला। इंडिगो 1 फरवरी से दिल्ली इस्तांबुल रूट पर बोइंग 777 विमान का परिचालन करेगी।
एयरलाइंस ने दिल्ली इस्तांबुल मार्ग पर अपना पहला विमान बोइंग 777 शामिल किया है। पाकिस्तान के पेशावर प्रांत की एक मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 96 हो गई। हमले की जगह से आत्मघाती हमलावर का शव बरामद किया गया है। भारत ने कल पाकिस्तान के पेशावर में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर भाग में एक स्थित झील में हुए नाव हादसे में 3 दिनों बाद आज बचाव कर्मियों ने 18 और शव बरामद किए। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने कहा कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों से शुरुआती खेप में 120 से 140 टैंक मिलने जा रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि रूसी सेनाओं के बखमुत शहर के उत्तर में पड़ने वाले गांव ब्लाहोदाटने पर कब्जा कर लिया गया है। इस बीच पोलैंड की सेना यूक्रेन की सेना को लेपर्ड टैंक चलाने का प्रशिक्षण देती नजर आई। यह प्रशिक्षण पोलैंड में दिया जा रहा है। लिथुआनिया ने यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने की घोषणा के बाद क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि शक्तिशाली यूरोपीय देशों को पोलैंड और अन्य बाल्टिक राज्यों पर लगाम लगानी चाहिए। यूक्रेन के युवा और खेल मंत्री वादिम हत्सैट ने कहा कि रूस और बेलारूस के पेरिस ओलंपिक में भाग नहीं लेने पर यूक्रेन समर्थन जुटाने की कोशिश करेगा। नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल से सियोल में मुलाकात की। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने वर्ष 2019 में ईस्टर रविवार के दिन हुए धमाकों के लिए देश के अल्पसंख्यक कैथोलिक ईसाई समुदाय से माफी मांगी। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने अगला राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया है। पाकिस्तान की एक अदालत ने कहा कि वो तोशा खाना मामले में 7 फरवरी को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अभ्यारोपित करेगी। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी फवाद खान की रिमांड और बढ़ाने की पुलिस ने मांग की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बास्केटबॉल की स्पर्धाएं शुरू हो गई। लड़कों के वर्ग में चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के बीच मुकाबला खेला गया। शुरू में दोनों टीमों के बीच एक अंक के लिए कड़ी टक्कर देखने को मिली। अंत में उत्तर प्रदेश ने बाजी मारते हुए मैच को अपने नाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की सराहना करते हुए एक पत्र लिखा है। पत्र में प्रधानमंत्री ने खुशी जताई है कि खेलो इंडिया ने कुछ ही साल में इतनी कामयाबी हासिल की है। सरकार हर आयु वर्ग के लिए फिटनेस, संतुलित आहार और मानसिक सेहत के महत्व पर ध्यान दे रही है। भारतीय मुक्केबाज निकहत जरीन ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए मिलेट्स युक्त आहार का आनंद लिया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और निर्णायक T20 मुकाबला कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। लखनऊ के इकाना स्टेडियम के पिच क्यूरेटर को हटा दिया गया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे T20 मुकाबले के लो स्कोरिंग रहने के बाद ही फैसला किया गया। लोकसभा में आज अंडर 19 विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट महिला टीम को बधाई दी गई। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और बीसीसीआई के पदाधिकारी भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे T20 मैच के दौरान अहमदाबाद में महिला T20 विश्व कप विजेता अंडर 19 क्रिकेटरों को सम्मानित करेंगे। प्रीमियर लीग क्लब एवर्टन ने बर्नले के पूर्व मैनेजर शॉन डाइक को अपना नया मैनेजर नियुक्त किया है। एफ कप के 5वें राउंड के ड्रॉ घोषित हो गए हैं। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी का सामना 5वें दौर में ब्रिस्टल सिटी से होगा। एक अन्य मुकाबले में मैनचेस्टर यूनाइटेड का सामना वेस्ट हैम से होगा। यह मुकाबला 1 मार्च को खेला जाएगा। वेस्ट हैम ने एफए कप के चौथे दौर में डर्बी काउंटी को 2-0 से हरा दिया। वेस्ट हैम के लिए बोवेन और एंटोनियो ने गोल किया। चेल्सी ने अर्जेंटीना के मिडफील्डर एंजो फर्नांडेज को खरीदने के लिए 120 मिलियन यूरो की बोली लगाई है। लंबी दूरी के महान धावक ब्रिटेन के फराह अप्रैल में अंतिम बार लंदन मैराथन में हिस्सा लेंगे। 39 वर्षीय 4 बार के ओलंपिक चैंपियन फराह का ट्रैक पर यह अंतिम साल हो सकता है।
पूर्व अमेरिकी विश्व चैंपियन फ्री स्टाइल स्कीयर काइल स्पाइन की हिमस्खलन में मौत हो गई है। उनके परिवार ने काइल के निधन की पुष्टि की है। अभिनेता आदित्य रॉय कपूर और मृणाल ठाकुर की आगामी फिल्म गुमराह को रिलीज करने की डेट सामने आ गई है। कार्तिक आर्यन और कृति सेनन की फिल्म शाहजादा की रिलीज डेट टल गई है। अब ये 17 फरवरी को रिलीज होगी। शाहरुख खान, जॉन अब्राहम, दीपिका पादुकोण स्टारर पठान घरेलू और विदेशी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है, क्योंकि इसने केवल 6 दिनों में दुनिया भर में 591 करोड़ रुपए की कमाई की है। वरुण धवन और जाह्नवी कपूर स्टारर फिल्म बवाल की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई है। फिल्म को 7 अप्रैल को रिलीज करने की योजना थी। रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर की फिल्म तू झूठी मैं मक्कार के गाने का टीजर रिलीज हो गया है। दिलजीत दोसांझ, तब्बू, करीना कपूर और कृति सोनन की फिल्म द क्रू के कलाकारों में शामिल हुए हैं। हॉलीवुड निर्देशक तरसेम सिंह अपने पहले भारतीय प्रोजेक्ट डियर जस्सी के साथ फीचर फिल्मों में वापसी कर रहे हैं। थलपति विजय थलपति 67 के लिए विक्रम के निर्देशक लोकेश कनगराज के साथ फिर से नजर आएंगे। 2021 में ब्लॉकबस्टर मास्टर के बाद यह अभिनेता और निर्देशक का दूसरा कोलैबोरेशन है। के आर नारायणन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल साइंस एंड आर्ट्स के निदेशक शंकर मोहन के इस्तीफे के 10 दिन बाद संस्थान के अध्यक्ष, प्रशंसित पुरस्कार विजेता निदेशक अडूर गोपाल कृष्णन ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एंट-मैन एंड द वास्प क्वांटम मैनिया का वर्ल्ड प्रीमियम 6 फरवरी 2023 को हॉलीवुड लॉस एंजलिस में होना तय है। ये एमसीयू के 5वें चरण की पहली फिल्म के रूप में 17 फरवरी 2023 को अमेरिका में रिलीज होगी। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही नीचे लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी खबरें पहुंचे आप तक सबसे पहले।